फिलिस्तीन सिर्फ एक जगह नहीं, एक ज़मीन है जो हज़ारों कहानियों से भरी है। ये वो ज़मीन है जहाँ से पैगंबरों ने इंसानियत का संदेश दिया। यहाँ की मिट्टी में हज़ारों सालों का इतिहास है। कनानी से लेकर रोमन, उमैयद और ओटोमन तक हर दौर में ये लोग अपनी ज़मीन से जुड़े रहे। पत्थर से दीवारें बनाई, जैतून के पेड़ लगाए और हर नई सुबह अपनी पहचान को और गहरा किया। लेकिन 1948 में आया एक तूफ़ान जिसे दुनिया नकबा कहती है, यानी तबाही। एक रात में 7 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी अपने घरों से बेघर कर दिए गए। उनकी कहानियाँ, उनके गीत, उनके शहर सब बिखर गए। शरणार्थी शिविरों में एक नई पीढ़ी पैदा हुई जो सिर्फ एक सपना लेकर बड़ी हुई, अपने घर लौटने का सपना। और आज भी वही दर्द, वही संघर्ष जिंदा है। गाज़ा की गलियों में 63,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। हर दूसरा घर गिर चुका है और हर दूसरी माँ ने अपने बच्चे को खोया है। रोज़ी रोटी भी अब मौत का डर बन गई है। ऐड की लाइन में खड़े रहना मतलब गोली का निशाना बन जाना। ज़मीन पर भूख का ऐसा तूफान है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव संकट बन रहा है। इन सबके बीच भी एक आवाज़ है जो कभी खामोश नहीं होती। ये आवाज़ है उन लोगों की जो दुनिया को याद दिलाते हैं कि वो यहाँ हैं और उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के फ़िलिस्तीन को समझने के लिए हमें इसका इतिहास समझना ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िलिस्तीन एक ऐसी धरती जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे पुरानी कहानियों का मरकज़ है। यहाँ की मिट्टी में हज़ारों सालों का इतिहास छुपा है और हर दौर, हर साम्राज्य, हर मज़हब ने अपनी छाप छोड़ी है। 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास हज़रत इब्राहिम अपने सफ़र पर निकलते हैं। इराक से ये रास्ता तय करके वो इस पवित्र ज़मीन पर आते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी सिलसिले की कहानी जो आज तक चल रही है। इब्राहिम के 2 बेटे इसहाक और इस्माइल दोनों अलग अलग रास्तों के सिंबल बने। हज़रत इसहाक से बनी इज़राइल की लाइन चली जिसमें हज़रत मूसा, दाऊद, सुलेमान और ईसा पैदा हुए, और हज़रत इस्माइल से पैगंबर हज़रत मोहम्मद की लाइन बनी। इस तरह फ़िलिस्तीन यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों का रूहानी मरकज़ बन गया। 1000 ईस्वी पूर्व के करीब हज़रत दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया और उनके बेटे सुलेमान ने यहाँ एक शानदार मंदिर बनवाया। लेकिन सुलेमान के बाद मुल्क टुकड़ों में बट गया। एक तरफ इज़राइल, दूसरी तरफ जुद्दा। 722 ईस्वी पूर्व में एसायरन ने इज़राइल को बर्बाद किया और 586 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के राजा नेबूशडनेस्सर ने यरूशलेम तबाह कर दिया, मंदिर तोड़ दिया और यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले गए। ये पहला बड़ा एग्जाइल था। लेकिन 539 ईस्वी पूर्व में पर्शिया के साइरस द ग्रेट आया। उसने यहूदियों को घर वापस जाने की इजाज़त दी। यहूदियों ने यरूशलेम में दूसरा टेम्पल फिर से बनवाया। मगर 332 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरी ज़मीन को फतेह कर लिया। उसके बाद ग्रीक हुक्मरानों ने फ़िलिस्तीन पर राज किया। यहूदी लोगों ने मकाबीन विद्रोह करके थोड़े समय के लिए आज़ादी पाई, लेकिन फिर से रोमन साम्राज्य ने कंट्रोल ले लिया। 63 ईस्वी पूर्व में रोम की सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस दौर में 4 ईस्वी पूर्व के आसपास हज़रत ईसा यानी कि जीसस का पैगाम उठा। उन्होंने मोहब्बत, अमन और इंसाफ का संदेश दिया। लेकिन रोमन हुक्मरानों ने और यहूदियों ने उन्हें खतरा समझा और ईसा को सालीब पर चढ़ा दिया। इसके बाद ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। 70 ईस्वी में रोमन्स ने दूसरा टेम्पल भी गिरा दिया और लाखों यहूदियों को दुनिया भर में बिखेर दिया। ये डायस्पोरा की शुरुआत थी। 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और यरूशलेम एक रूहानी मरकज़ बन गया। लेकिन 338 ईस्वी में खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने शांति के साथ यरूशलेम को फतेह किया। यहाँ के ईसाई और यहूदी लोगों को इबादत की आज़ादी मिली। डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा इसी दौर में बने, वही जगह जहाँ से पैगंबर मोहम्मद का इसरा और मेराज जुड़ा है। सन 1099 में क्रूसेडर्स यानी कि ईसाई धर्म युद्धों ने यरूशलेम पर हमला किया और मुस्लिम और यहूदी दोनों का खून बहाया। लेकिन 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से यरूशलेम को आज़ाद कराया। उन्होंने कत्ल का बदला नहीं लिया बल्कि सबको इबादत की आज़ादी दी। सन 1291 के बाद ममलूक्स ने फ़िलिस्तीन पर हुकूमत की। फिर 1516 में ओटोमन तुर्क्स ने इस ज़मीन को अपने साम्राज्य में शामिल किया। 400 साल तक ओटोमन रूल रहा। यहाँ अमन था, बाजार चलते रहे, मस्जिद और गिरजे एक साथ गूंजते रहे। लेकिन 19वीं सदी में यूरोप से एक नई हरकत शुरू हुई, ज़ायनिस्ट मूवमेंट।
ये डिमांड करता था कि फ़िलिस्तीन में एक यहूदी होमलैंड बनाया जाए। और फिर आया 1917। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ओटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया और ब्रिटिश आर्मी ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसी साल ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर एक यहूदी होमलैंड बनाने का वादा किया गया। In 1917, the Balfour Declaration acknowledged the relationship of the Jewish people to the Holy Land. The League of Nations included the Balfour Declaration in its mandate. यहाँ से आज के कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रखी गई। हज़रत इब्राहिम की धरती, जो तीनों धर्मों के लिए रूहानी मरकज़ थी, अब एक नए और खूनी वक्त के लिए तैयार थी। फ़िलिस्तीन की कहानी अब मॉडर्न सफ़र में दाखिल हो रही थी, एक ऐसा सफ़र जिसने पेन, रेजिस्टेंस और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान लिखा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ़िलिस्तीन जैसे पुराने ओटोमन एरियाज़ को लीग ऑफ नेशंस ने 1922 में ब्रिटेन को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे दिया। इसे ब्रिटिश मैंडेट कहा गया। इस दौरान ब्रिटेन ने एक ही ज़मीन के लिए 2 अलग कम्युनिटीज़ से अलग अलग वादे किए। अरबों को आज़ादी का वादा और 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के लिए नेशनल होम बनाने का वादा। इन वादों की वजह से 1922 से 1947 के बीच, खास करके 1930 में, यूरोप से बहुत सारे यहूदी फ़िलिस्तीन आए, नाज़ीज़ के जुल्म से बचने के लिए। अरब ने इसका विरोध किया और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच लड़ाई और हिंसा बढ़ गई। 1937 में एक अरब विद्रोह हुआ और इसके बाद दोनों साइड से टेररिज्म और वायलेंस की इंसिडेंट्स कॉमन हो गई। इसी टाइम पर यूरोप में यहूदियों के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना हुई। 1930 और 1940 के दौरान नाज़ी जर्मनी और उसके अलाइज ने यूरोप के यहूदियों के अगेंस्ट होलोकॉस्ट नामक सिस्टमेटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड किया। इस दौरान लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को मारा गया। इस घटना ने दुनिया को शॉक में डाल दिया। इस नरसंहार के कारण दुनिया को बिलीव हो गया कि यहूदी लोगों को एक सुरक्षित राष्ट्र की जरूरत है ताकि ऐसी ट्रेजेडी फिर से ना हो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हॉलोकॉस्ट से बचे लाखों यहूदी रेफ्यूजीज यूरोप से फ़िलिस्तीन आने लगे। इस मूवमेंट को आलिया बेट कहा गया। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इस आलिया बेट नामक इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। 1947 तक ब्रिटेन ने इस बढ़ती वायलेंस को कंट्रोल करने में अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लिया। ब्रिटिश मैंडेट 15 मई 1948 को खत्म होना था और ब्रिटेन ने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशन को हैंडओवर कर दिया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान प्रेजेंट की, जिसे पार्टीशन प्लान कहा गया। इस प्लान के तहत फ़िलिस्तीन को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड किया जाना था, एक अरब फ़िलिस्तीनी स्टेट और एक यहूदी स्टेट। यरूशलेम सिटी को एक स्पेशल इंटरनेशनल रेजीम के अंडर रखा जाना था, जिसका कंट्रोल यूनाइटेड नेशन के पास होता। यहूदी लीडर्स ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे अनफेयर बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश आर्मी के जाने के तुरंत बाद 14 मई 1948 की आधी रात को इजराइल स्टेट ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अगले ही दिन अरब कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने इस न्यू स्टेट पर अटैक कर दिया और 1948 का अरब इजरायली युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध इजरायलियों के लिए करो या मरो की सिचुएशन थी। ये युद्ध इजरायलियों के लिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए ये एक तबाही या नकबा था। इजराइल ने इस युद्ध को सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि 77% फिलिस्तीनी ज़मीन पर कंट्रोल कर लिया था, जो यूनाइटेड नेशन की पार्टीशन प्लान से कहीं ज़्यादा थी। इस दौरान 7 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया। युद्ध के बाद गाज़ा पट्टी इजिप्ट के कंट्रोल में आ गई और वेस्ट बैंक, जिसमें ईस्ट यरूशलेम भी शामिल था, वो जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया। 1948 के युद्ध के बाद टेंशन कम नहीं हुई। 1960 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्देल नासिर के पावर में आने के साथ टेंशन फिर से बढ़ने लगी। मई 1967 में इजिप्ट ने इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट सी रूट स्ट्रेट्स ऑफ तिरान को बंद कर दिया और अपनी आर्मी को सिनाई पेनिनसुला में डिप्लॉय कर दिया। इस बढ़ते टेंशन के रिस्पॉन्स में 5 जून 1967 को इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया। ये वॉर सिर्फ 6 दिन तक चला। इस दौरान इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा पट्टी, सीरिया से गोलान हाइट्स और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम पर कंट्रोल कर लिया। इस युद्ध ने सब कुछ चेंज कर दिया। यरूशलेम सिटी, जो 1948 से डिवाइडेड था, अब इजराइल के कंप्लीट कंट्रोल में आ गया। 6 दिन के युद्ध ने एक नए ऑक्यूपेशन के एरा की शुरुआत की। 1967 के युद्ध के बाद फिलिस्तीनियों के बीच अपनी नेशनल आइडेंटिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हुई। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। 1969 में यासिर अरफात ने पीएलओ के चेयरमैन का पोजीशन संभाला और 1987 में वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में एक बड़ा फिलिस्तीनी विद्रोह शुरू हुआ, जिसे फर्स्ट इंतिफादा कहा गया। इसी दौरान हमास नामक ग्रुप भी काफ़ी एक्टिव हुआ। ये विद्रोह पत्थर फेंकना और सिविल डिसओबीडियंस से शुरू हुआ और ये सालों से हो रहे इजरायली ऑक्यूपेशन, ज़मीनी घेराबंदी और उत्पीड़न के अगेंस्ट फिलिस्तीनियों की फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट था।
इस विरोध ने इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट किया। इंतिफादा ने अराफात के लीडरशिप को नई वैलिडिटी दी और 1988 में पीएलओ ने पहली बार टू स्टेट सॉल्यूशन के आइडिया को एक्सेप्ट किया, जिसमें इजराइल के एक्सिस्टेंस को रिकॉग्निशन दी गई। फर्स्ट इंतिफादा के बाद शांति समझौते की उम्मीद जगी। 1993 में इजराइल और पीएलओ के बीच एक ऐतिहासिक ओस्लो अकॉर्ड हुआ। यासिर अराफात, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन और शिमोन पेरेस को इस एफर्ट के लिए 1994 में नोबेल पीस प्राइज से ऑनर किया गया। इसके अंदर इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव माना। पीएलओ ने इजराइल को एक्सेप्ट किया और वायलेंस छोड़ने का वादा किया। वेस्ट बैंक और गाजा में लिमिटेड सेल्फ रूल यानी कि फिलिस्तीनियन अथॉरिटी बनानी थी, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा टाइम तक नहीं चली। एग्रीमेंट ग्राउंड पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इलीगल सेटलमेंट्स का कंस्ट्रक्शन तेजी से कंटिन्यू रहा। वायलेंस की इंसिडेंट्स फिर से बढ़ गई। ओस्लो एग्रीमेंट्स के 2 साल बाद 1995 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन की एक यहूदी कट्टरपंथी ने हत्या कर दी। ये हत्या शांति समझौते के ऑपोजिशन में की गई थी, जिसके कारण दोनों साइड्स में टेंशन और भी बढ़ गया। सन 2000 में ओस्लो पीस प्रोसेस की फेलियर के बाद इजरायली अपोजिशन लीडर एरियल शरोन ने अल-अक्सा मस्जिद कॉम्प्लेक्स का विजिट किया, जिसने फिलिस्तीनियों को प्रोवोक किया और यहाँ से सेकेंड इंतिफादा शुरू हो गया। ये विद्रोह पहले वाले से कहीं ज्यादा हिंसक था और इसमें भी शामिल थे। बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में इसराइल की पॉलिसी में एक बड़ा चेंज आया। उन्होंने पीस और सिक्योरिटी का स्लोगन देते हुए पावर हासिल की और फिर बाद में पीस प्रोसेस की रफ्तार को स्लो कर दिया। इसी दौरान हमास ग्रुप काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा था। फिलिस्तीनियों को लगता था कि हमास ही है जो उनको आज़ादी दिला सकता है। 1987 में बना हमास सेक्युलर पीएलओ का एक मेन कॉम्पिटिटर बन गया। हमास ने फिलिस्तीनियन नेशनलिज्म को एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में प्रमोट किया और 2006 में फिलिस्तीनी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में फतह पार्टी को हरा के मेजॉरिटी हासिल की। जून 2007 में हमास और फतह के बीच गाज़ा पट्टी पर कंट्रोल को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ। हमास ने गाज़ा पर कंट्रोल कर लिया, जबकि फतह वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती गई। इस डिवीज़न के बाद इजराइल और इजिप्ट ने गाज़ा पट्टी पर एक स्ट्रिक्ट ब्लॉकेड लगा दी, जिसने इसकी इकोनॉमी को कमज़ोर बना दिया। ब्लॉकेड के बाद गाज़ा और इजराइल के बीच कई बड़े संघर्ष हुए, जैसे 2008, 2012, 2014 और 2021 में। इन संघर्षों ने गाज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को उजाड़ कर रख दिया और एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जन्म हुआ। 2018 से 2023 के बीच हालात और ख़राब होते गए, शांति समझौते फेल होते गए, फिलिस्तीनी लीडरशिप डिवाइड हो गई, इजरायली सेटलमेंट्स और बढ़ते गए। फिलिस्तीनियों का राइट ऑफ रिटर्न की जो उम्मीद थी, जो 1948 में डिस्प्लेस्ड हुए रेफ्यूजीज और उनके वंशज से रिलेटेड है, उनके राष्ट्रीय चेतना का एक सेंट्रल पार्ट बनी रही। ये दशकों का स्ट्रगल और फ्रस्ट्रेशन अक्टूबर 2023 को एक नई और डिवास्टेटिंग ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई। 7 अक्टूबर को हमास के फाइटर्स ने इजराइल पर एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया। इस इवेंट ने गाज़ा में एक विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया, जिसने फिलिस्तीनी इशू को फिर से दुनिया के अटेंशन के सेंटर में ला दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया। इस हमले में 1195 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर आम लोग थे, और 251 लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल ने तुरंत जवाब देते हुए युद्ध की घोषणा कर दी और गाज़ा पर पूरी घेराबंदी लगा दी। लेकिन जिस वक्त ये हमला हो रहा था, उस वक्त इजराइल के अंदर ही लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस हमले ने इजराइल की अंदरूनी पॉलिटिक्स को भी हिला दिया। 7 अक्टूबर से पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट न्यायिक सुधारों के कारण इजराइल में बड़े पैमाने पर विद्रोह प्रदर्शन का सामना कर रही थी। ये प्रदर्शन कई महीनों तक चले थे और इनमें हज़ारों लोग शामिल थे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ये विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए रुक गए, क्योंकि देश एक साथ आ गया और एक इमरजेंसी युद्ध कैबिनेट का गठन किया गया। लेकिन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। इजरायली जनता ने सरकार और खुफिया एजेंसियों की विफलता पर सवाल उठाए, क्योंकि उन्हें हमले की चेतावनी पहले से ही मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था। कई लोग नेतन्याहू को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। पूरे इजराइल में, खासकर तेल अवीव में, हज़ारों लोगों ने नियमित रूप से सरकार विरोधी प्रदर्शन किए, जिसमें उन्होंने हॉस्टेजेस की रिहाई और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। जुलाई 2025 में हुए एक सर्वे के अनुसार 70% से ज़्यादा इजरायली नेतन्याहू की सरकार पर भरोसा नहीं करते थे। कई पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक भी खुले तौर पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं और उनका मानना है कि युद्ध बिना किसी क्लियर पर्पस के चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि नेतन्याहू जानबूझकर युद्ध को खींच रहे हैं, क्योंकि अगर युद्ध खत्म हो गया तो उनकी सरकार गिर सकती है।
इन सैनिक कार्रवाइयों और घेराबंदी का सबसे भयानक परिणाम गाजा में फैला अकाल है। दुनिया की फूड क्राइसिस पर नज़र रखने वाली सबसे बड़ी एजेंसी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन (IPC) ने अगस्त 2025 में ऑफिशियली गाजा गवर्नोरेट में अकाल की कंफर्मेशन कर दी है। ये मिडिल ईस्ट में पहली बार है कि किसी एरिया में अकाल की डिक्लेरेशन की गई है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से मानव निर्मित तबाही है। अकाल के मुख्य कारण क्या? इजरायली गवर्नमेंट ने लगातार एड मटेरियल को गाजा में एंटर करने से रोका है। UNRWA जैसी ऑर्गेनाइजेशन को मार्च 2025 से यानी लगभग 6 महीने से गाजा में कोई भी सामान जैसे खाना और दवाएं लाने की परमिशन नहीं मिली है। गाजा की 98% से ज़्यादा फार्मिंग की ज़मीन या तो डिस्ट्रॉय हो गई है या उस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, और मछली पकड़ने का काम भी बंद हो गया है। मई से अगस्त 2025 के बीच एड मटेरियल लेने की कोशिश में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस अकाल का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ा है। जुलाई 2025 में ही 12,000 से ज़्यादा बच्चों में कुपोषण पाया गया, जो साल की शुरुआत के बाद से 6 गुना ज़्यादा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 से 300 से ज़्यादा लोग सीधे भूखमरी से मर चुके हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा बच्चे थे। इस कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट बहुत भारी है। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक 63,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,58,000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि मारे गए लोगों में एक बड़ा हिस्सा आम नागरिकों का है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार लगभग आधे से ज़्यादा मृतक महिलाएं या बच्चे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि जिन मामलों में परिवार एक साथ मारे गए उनमें एवरेज 15 लोग एक साथ मरे। ये दिखाता है कि आम नागरिकों और सैन्य ठिकानों के बीच कोई फ़र्क नहीं किया गया। अस्पतालों पर भी लगातार हमले हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजरायली सेना पर उत्तरी गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने का आरोप लगाया है। उत्तरी गाजा के अंतिम काम कर रहे अस्पताल कमाल अदवान अस्पताल को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ कोई भी अस्पताल काम नहीं कर रहा था। इन बड़े और भयानक आंकड़ों के बीच कुछ कहानियाँ दिल को झकझोर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है हिंद रजब की। जनवरी 2024 में 6 साल की बच्ची हिंद रजब और उसका परिवार गाजा सिटी के तल अल हवा इलाके से भागने की कोशिश कर रहा था। उनकी कार पर एक इजरायली टैंक ने हमला कर दिया। हिंद के परिवार के 6 सदस्य तुरंत मारे गए। हिंद की 15 साल की चचेरी बहन लयान ने फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRCS को मदद के लिए फ़ोन किया और बताया कि टैंक पास आ रहा है। तभी गोलियों की आवाज़ के साथ कॉल कट गई। चमत्कारिक रूप से हिंद अकेली जिंदा बची थी। वो PRCS को वापस फ़ोन करती रही और घंटों तक एक डिस्पैचर से बात करती रही। डरी हुई आवाज़ में कहती रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचाओ। سيارة؟ انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟ بالسيارة. جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة. صح. طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتحة الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون، تمام؟ फॉरेंसिक आर्किटेक्चर की एक जांच में पता चला कि टैंक कार से सिर्फ 13 से 23 मीटर दूर था और उसमें बैठे ऑपरेटरों को कार के अंदर बैठे बच्चों का साफ नज़ारा दिख रहा था। फिर भी उन्होंने सैकड़ों गोलियां चलाई, लगभग 355 राउंड गोलियां फायर की। PRCS ने बचाव अभियान के लिए इजरायली सेना से परमिशन मांगी। परमिशन मिलने के बाद 2 पैरामेडिक यूसुफ अल जोनो और अहमद अल मदहोन उसे बचाने के लिए एक एम्बुलेंस से निकले थे, लेकिन 12 दिन बाद उनकी एम्बुलेंस हिंद की कार से कुछ ही मीटर की दूरी पर बम से उड़ा दी गई मिली। हिंद और दोनों पैरामेडिक मारे जा चुके थे। PRCS ने कहा कि पहले से इन्फॉर्मेशन के बावजूद एम्बुलेंस को जानबूझकर निशाना बनाया गया। हिंद अकेली नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक 18,500 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं। हर घंटे 1 से ज़्यादा बच्चे की मौत हुई है। इनमें 1 साल का मोहम्मद, अबू हिलाल, 3 साल की रीम जैसे मासूम शामिल हैं, जो अपने परिवार के साथ घर में मारे गए। फिलिस्तीनी ईसाई भाई बहन 14 साल के सुहेल, 12 साल की जूली और 10 साल के माजिद अल सूरी भी गाजा की सबसे पुरानी चर्च सेंट पैराफायरियस में शरण लिए हुए मारे गए। हला अल हनेदी जैसी 4 साल की बच्ची की मौत भूख और कुपोषण से हुई क्योंकि उसे इलाज के लिए बाहर नहीं ले जाया जा सका। गाजा में हो रही घटनाओं ने पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर विद्रोह प्रदर्शनों को जन्म दिया है। अमेरिका में 7 अक्टूबर 2023 से 7 जून 2024 के बीच लगभग 12,400 फिलिस्तीनी समर्थक और 2,000 इजराइल समर्थक प्रदर्शन हुए। ये इतिहास में किसी विदेशी मुद्दे पर हुए सबसे बड़े और लंबे विरोध प्रदर्शनों में से एक है। कई बड़े एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन भी इस विरोध में शामिल हुए हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग,
और नेल्सन मंडेला के ग्रैंडसन मंडला मंडेला जैसे लोग गाजा में इजरायली घेराबंदी को तोड़ने के लिए ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला नामक एक नेवल जर्नी में शामिल हुए। भारत में भी पूर्व IIT प्रोफेसर VK त्रिपाठी जैसे लोग महात्मा गांधी के अहिंसक तरीके से विरोध कर रहे हैं। 77 ईयर्स के प्रोफेसर त्रिपाठी गाजा के लिए राजघाट पर उपवास पर बैठे और शांतिपूर्ण तरीके से पर्चे बांटे। भारत ने इस इशू पर एक बैलेंस रुख अपनाने की कोशिश की है। भारत सरकार ने 7 अक्टूबर के हमास हमलों की कड़ी निंदा की, लेकिन साथ ही गाजा में आम नागरिकों की मौत पर भी दुख जताया और तुरंत युद्ध विराम की मांग की। हालांकि कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि क्या भारत इसराइल के साथ बढ़ते संबंधों के कारण अपनी पारंपरिक फिलिस्तीनी समर्थक नीति से हट रहा है। गाजा में हो रहे इन भयानक कामों ने इंटरनेशनल लेवल पर जेनोसाइड के सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। 29 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में इसराइल के खिलाफ एक केस फाइल किया, जिसमें एलिगेशन लगाया गया कि इसराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड के एक्शन कर रहा है। इसराइल ने इन एलिगेशंस को बेसलेस बताया और कहा कि ये एक्शन सेल्फ डिफेंस में की गई हैं। जनवरी 2024 में ICJ ने अपने इंटरिम डिसीजन में कहा कि ये पॉसिबल है कि इसराइल के काम जेनोसाइड की कैटेगरी में आ सकते हैं और उसने इसराइल को जेनोसाइड जैसे कामों को रोकने के लिए कई मेजर्स करने का ऑर्डर दिया। जेनोसाइड का स्टडी करने वाली दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल की पॉलिसीज और एक्शंस जेनोसाइड की लीगल डेफिनेशन को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि इसराइल के अंदर के कुछ प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट ग्रुप्स जैसे BSLM ने भी ऐसे ही एलिगेशन लगाए हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सिर्फ एक संघर्ष की नहीं है, बल्कि उस इंसानियत की है जिसे इस संघर्ष ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। फिलिस्तीन की कहानी आज भी जारी है। गाजा के लोग आज भी अकाल, विस्थापन और मौत के साए में जी रहे हैं। जैसा कि एक संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने कहा, गाजा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंद रजब जैसी हर बच्चे की पुकार, हर भूखे बच्चे की आंखें और हर टूटे हुए घर का मलबा हमसे एक सवाल पूछता है। ये सवाल राजनीति या धर्म का नहीं है, बल्कि ये सवाल हमारी इंसानियत का है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये संकट मानव निर्मित है और इसे रोका जा सकता है, तब तक ये दर्द जारी रहेगा। इस कहानी का अंत तभी हो सकता है जब हम अपनी सामूहिक इंसानियत को जगाएं और हर इंसान के जीवन की कीमत को समझें। ये एक बहुत ही ज़रूरी संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि मानवता अभी भी उम्मीद कर सकती है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसे और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग समझ पाए कि इस 21वीं सदी में इंसानियत के साथ क्या हो रहा है। और सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियोस के लिए। एक नए टॉपिक के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। साइनिंग आउट।